हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारे इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। हम लोग लेटर मुगल को पढ़ रहे हैं और लेटर मुगल का आज जो सेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी क्रांतिकारी है। जैसे कि लेटर मुगल में हम लोग पूरा फाइनली फिनिश किया था उसे, और लास्ट चैप्टर में हम लोग जो लेटर मुगल का लास्ट रूलर था वह था बहादुर शाह जफर। की खासियत क्या थी कि बहादुर शाह जफर नाम मात्र का शासक बन गया था। उसे 1857 का सिपाही विद्रोह में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया, और उनके सारे अथॉरिटी को जो तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने छीन लिया था, और वह एक मुगल एम्पायर के बदले ओनली मुगल बन गया था। वह लाल किला से बाहर कर दिए गए थे, उनकी सारी अथॉरिटी को छीन लिए गए थे। उन्हें फिर से विद्रोही सिपाहियों ने स्थापित किया, और लाल किला में स्थापना के बाद वह अब फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करके मुगल बादशाह के रूप में जाना गया। लेकिन यह सुख बहादुर शाह जफर के नसीब में बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, और जल्दीबाजी ही ब्रिटिश सरकार ने फिर से सत्ता पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की, और बहादुर शाह को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया, और उनके इच्छा के मुताबिक उसे बर्मा रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही मुगल वंश का अंत हुआ, और इधर 1858 का एक इंडियन काउंसिल एक्ट बना, जो भारत की स्वतंत्रता का एक मेग्ना कार्टा साबित हुआ, एक अधिकार पत्र साबित हुआ। उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सत्ता समाप्त हो गया, और ब्रिटिश सम्राट डायरेक्टली अपने आप को भारत का अधिनायक के रूप में, अधिराज्य के रूप में घोषित किया, और भारत पर शासन के स्वरूप को बदलकर ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से डायरेक्ट शासन होने लगा। तो यहाँ पर अंत होने का हमने एक ऐसा कारण को नहीं बताया आपको, जो 1857 था, 1857 की क्रांति थी, उसी पर आप आज हम लोग चर्चा करेंगे। 1857, देखिए हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है इंडिया, स्टेट, यूनियन टेरिटोरीज, स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटोरीज का यह ज्योग्राफिकल कंडीशन को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उस एरिया को जहाँ दिल्ली सर्च हो रहा है, और ये उत्तर प्रदेश का ये ऊपर यहाँ दिल्ली है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पर जो दिल्ली है, यह बहुत ही फेमस स्थान था, जो भारत का एक राजधानी के रूप में है। लेकिन उस समय में, जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय में मुगल बादशाह का केंद्र था। लाल किला यहाँ एक तरह से राजधानी के रूप में सेटअप था। और इधर जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र आप देख रहे हैं, वहां पर आपको ये वेस्ट बंगाल में एक बैरकपुर का क्षेत्र था, जो मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया था, और इस विद्रोह का विस्तार बैरकपुर से लेकर के दिल्ली तक और इधर महाराष्ट्र तक पूरा जो कवर हुआ था, उस पूरे क्षेत्र में हुआ था। आखिर ये विद्रोह क्या था, किस तरह से हम लोग, ठीक है, उस विद्रोह से प्रभावित हुए, ब्रिटिश सम्राट किस तरह से प्रभावित हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से प्रभावित हुआ, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वह कौन सा है, द रिवोल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857।
इसको कहा गया 1857 का सिपाही विद्रोह। 1857 का सिपाही विद्रोह। 1857 के सिपाही विद्रोह में हम लोग को सबसे पहले देखना है, देखो ब्रदर, पढ़ने का एक तरीका होता है, वैसे सारे सब्जेक्ट का एक स्टैंड है, स्किल है, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे जो व्यावहारिक तरीका है वह ये है कि कोई टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं उसका क्या क्या सेक्शन है वो जानना जरूरी है। जैसे कि हमने लेटर मुगल पढ़ा, तो लेटर मुगल के कौन कौन से सेक्शन थे उन सभी को पहले काउंट कर लीजिए, हमारे दिमाग में वो टॉपिक और सेक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग पढ़ेंगे। तो 1857 का सिपाही विद्रोह आज का टॉपिक है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन क्या है, सेक्शन, उस सेक्शन को पहले सेक्शन देखते हैं कि 1857 के सिपाही विद्रोह का जो नेचर है वो क्या था। नेचर, नेचर को देखेंगे, स्वरूप, स्वरूप को देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें इस विद्रोह का एक्सपेंशन, अस्तार, विस्तार को देखेंगे। तीसरा देखेंगे इस विद्रोह का क्या कारण था, कारण, रीजन। रीजन जिसको कहते हैं कारण, कारण क्या था। चौथा नंबर में इस विद्रोह के संदर्भ में देखेंगे कि आखिर इसका विस्तार जो हुआ था, जो कारण रिस्पॉन्सिबल था, उस कारण के दौरान जो भारत में विद्रोह हुआ, आखिर वह विद्रोह सफल हुआ या नहीं सफल हुआ, आखिर क्या कारण थे, इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, और वह कहां कहां विद्रोह किया। तो यहां पर विद्रोह से संबंधित क्षेत्र एवं संबंधित नेता, विद्रोह से संबंधित क्षेत्र एवं संबंधित नेता आखिर कौन कौन से थे उस विद्रोह में। जैसे मंगल पांडे ने बैरकपुर में किया, तो नाना साहब ने कानपुर में किया, झांसी की रानी झांसी में किया, उसी तरह से तात्या टोपे ग्वालियर में विद्रोह किया, बाबू कुंवर सिंह बिहार के आरा जगदीशपुर में किया। तो ये विद्रोह का क्षेत्र के साथ साथ उस क्षेत्र में संबंधित लीडर कौन थे, इसको देखेंगे। पांचवा सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि आखिर इस विद्रोह, ठीक है, इन क्षेत्रों में हुआ, पूरे भारत में इसका राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में माना गया, आखिर असफल हुआ, आखिर क्या कारण था, असफल कैसे हो गया। तो असफलता का, विद्रोह के असफल होने का कारण। और 6 नंबर का है, ठीक है, कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ, ये जो विद्रोह हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, विद्रोह का परिणाम, ठीक है, इतनी इम्पैक्ट क्या हुआ, इन 6 सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे 1857 का। नेचर को हम लोग तो देखेंगे ही, लेकिन पहले एक्सपेंशन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है विद्रोह का विस्तार, ठीक है। तो यस, विद्रोह का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था, तो ये पूरा दिल्ली के क्षेत्र से लेकर के, इस विद्रोह के क्षेत्र को इस दिल्ली से लेकर के लगभग महाराष्ट्र का, मुंबई क्षेत्र से लेकर के महाराष्ट्र में, ठीक है, बंगाल, बिहार, इस तरह से ये पूरा भाग जो था यह विद्रोह का विस्तार क्षेत्र, ठीक है। लगभग इसका जो मेन क्षेत्र था, इसका जो मेन क्षेत्र हुआ
यह मेन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का यह पूरा भाग जो था यह बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। लेकिन शुरुआती दौर में जो इसका शुरुआत हुआ था वह बंगाल से हुआ था। इस बंगाल से हुआ था, सबसे ज्यादा शुरू पहले हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ। तो आप इस मानचित्र में जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं और पीला स्पॉट और जो ये और 3 कलर में मैंने इसको लिखा है, ठीक है, बंगाल में से लेकर के, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, ये सब आंशिक रूप से प्रभावित रहा था विद्रोह का, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र था। देखिए आखिर कोई विद्रोह क्यों होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। निश्चित तौर पर विद्रोह के स्वरूप अलग अलग है। खास करके 1857 के सिपाही विद्रोह नाम से स्पष्ट है कि यह विद्रोह सिपाहियों के द्वारा चलाया गया था। लेकिन आखिर वो सिपाही विद्रोह जो हुआ आखिर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। पहले तो आप लोग इसको कवर कर लीजिए और नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे नेचर, क्या था इसका नेचर। देखिए विद्रोह का नेचर 1857 के सिपाही विद्रोह का स्वरूप, पहला सेक्शन में नेचर। देखिए इस नेचर के, इस विद्रोह के नेचर के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचारधारा है। मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है, तो इनका इस विद्रोह, चूंकि आपको पता है कि लॉर्ड केनी उस समय में गवर्नर जनरल थे। कुछ फैक्ट बात हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। क्या है फैक्ट, फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है, ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेचर में क्या क्या विद्रोह का नेचर बन सकता है। जैसे इस विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा गया, फर्स्ट नेशनल फ्रीडम मूवमेंट कहा गया। लेकिन क्यों कहा, से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि वीडी सावरकर ने कहा कि यह विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो पूरे भारत में फैला और इससे किसी न किसी रूप से भारत के तमाम क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति के ऊपर पड़ा। साथ ही साथ यह विद्रोह, इस विद्रोह में एक से अधिक लोग शामिल थे, जैसे कि किसान लोग शामिल थे, सिपाही शामिल थे, यहाँ के देशी रियासतों के राजा शामिल हुए, यहाँ के बुद्धिजीवी शामिल हुए। तो अंग्रेज इस विद्रोह को भले दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह का परिणाम बहुत ही व्यापक था और यह राष्ट्रीय आंदोलन था, क्योंकि इस विद्रोह का एक ही उद्देश्य था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त करना। तो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर हम लोग अलग अलग इस विद्रोह के स्वरूप को मानते हैं। और सबसे पहला नेचर जो है वो क्या है, इस संबंध में ठीक है। तो इस संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार, ठीक है। इस संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि आखिर वो विचारधारा क्या है। सबसे पहला विचार है वीडी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। से सवाल पूछा जाता है आखिर विनायक दामोदर सावरकर ने आखिर क्या कहा इस विद्रोह के बारे में। उसके अनुसार चूंकि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन था,
ठीक है। यह भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन, पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। तो आप समझना है क्यों कहा, किस बेसिस पर कहा, तो आप ध्यान से सुनेंगे। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्तर पे हुआ। दूसरा, इसका उद्देश्य जो था भारत को आजादी दिलाना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तीसरा, यह विद्रोह पूरे भारत के लोग या भारत के देशी रियासत या इस विद्रोह में भारत के तमाम जनमानस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित हुआ। निश्चित तौर पर यह राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, इसलिए इसका उद्देश्य क्या होगा, नेचर क्या होगा, इसी आधार पर उद्देश्य से ही प्रभावित हुआ नेचर। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो आरसी मजूमदार के द्वारा, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। ठीक उसका अपोजिट कर दिया, अर्थात इन्होंने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि यह विद्रोह असफल विद्रोह था। एक तरह से कह सकते हैं कि यह विद्रोह चला तो शुरू हुआ जरूर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, लेकिन इसमें बहुत ऐसे क्षेत्र थे जो अछूता रहा। आपने देखा है यहाँ पर, निश्चित तौर पर यहाँ पर देखा कि यह विद्रोह पूरी इस तरह से ब्लैक स्पॉट में ही फैला हुआ था। यह विद्रोह इन सब क्षेत्रों में नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, तो कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, कह सकते हैं यह विद्रोह इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ। यह राष्ट्रीय विद्रोह कैसे था? सभी शामिल, जैसे कि अगर लखनऊ की बात करते हैं, बिहार के आरा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, कानपुर की बात करते हैं, ग्वालियर की बात करते हैं, तो सभी क्षेत्र के जो विद्रोही नेता थे वह सिर्फ अपने लिए युद्ध कर रहा था, न कि देश के लिए। एक सवाल उठ गया कि आखिर इस विद्रोह की सफलता जो हुई, आखिर इसके बाद भारत का क्या होगा, भारत के राजनीतिक केंद्र किसके नाम से जाना जाएगा? इसी कारण आरसी मजूमदार ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। बिल्कुल तीसरा नेचर था। तीसरा नेचर है पी रॉबर्टसन के अनुसार, पी रॉबर्टसन के अनुसार, पी रॉबर्टसन यह ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने कहा यह विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था क्योंकि यह ब्रिटिश भारतीय सिपाहियों द्वारा चलाया गया था, क्योंकि इसमें विद्रोही सिपाही ही शामिल थे, मंगल पांडे हो या कोई और है, इसलिए इसका सिपाही विद्रोह का ही नाम देना उचित होगा, एक सिपाही विद्रोह ही होगा। पी रॉबर्टसन का कहना आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है कि इसके बारे में कहा गया यह विद्रोह पूरी तरह से एक हिंसात्मक विद्रोह थी जरूर, लेकिन इसमें कोई और शामिल नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं इस विद्रोह का जो लीडर थे वह सिपाही था, इसलिए सिपाही विद्रोह ही कहा गया। इसलिए इसको आप कवर कर ले सकते हैं। ठीक है, इसका समर्थन एक और विद्वानों ने किया, इसका समर्थन
एक और विद्वानों ने किया, वह विद्वान कौन थे? सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि रॉबर्टसन का जॉन लॉरेंस ने समर्थन किया। अर्थात जॉन लॉरेंस ने भी कहा कि यह सिपाही विद्रोह ही था। ठीक है, जॉन लॉरेंस के अनुसार, जॉन लॉरेंस के अनुसार के अनुसार यह सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो तीन इतिहासकारों ने आपने देखा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग विद्रोह के स्वरूप के बारे में कहा, लेकिन आखिर यह विद्रोह क्या था, वास्तविकता क्या था, कि यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था कि नहीं, यह इस पर भी एक अलग निचर है। और वो कौन था? ईश्वरी प्रसाद ने कहा। क्या कहा ईश्वरी प्रसाद? चौथा है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। यह विद्रोह एक स्वतंत्रता आंदोलन, यह विद्रोह एक स्वतंत्रता आंदोलन था। अर्थात कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम था, कह सकते हैं इसको संग्राम कहा गया। स्वतंत्रता संग्राम था, न कि आंदोलन था, संग्राम था, संग्राम। ठीक है, यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था, न कि यह आंदोलन था। एक और इतिहासकार काफी इंपॉर्टेंट है, जो रामविलास शर्मा ने कहा कि यह जन क्रांति था। पांचवा में है राम विलास शर्मा। यह विद्रोह एक जन क्रांति था, यह एक जन क्रांति था, क्रांति था। देखिए, जन क्रांति इसलिए, यह विद्रोह शुरू किया तो गया था सिपाहियों के द्वारा, लेकिन इसमें सारे लोग शामिल हो गए। देसी रियासत के राजा शामिल हुए, आम जन शामिल हुए, बाबू कुंवर सिंह जैसे जमींदार शामिल हुए। अर्थात इसमें जो जन आक्रोश था, जो शोषणकारी नीति थे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जो सरकार की नीति थी, उन सभी लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन किया और विद्रोह के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि वह शामिल हुआ और आक्रोश को विद्रोह के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। एक और विद्वान थे डिजरायली। डिजरायली ने कहा कि यह विद्रोह, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह था और अंग्रेजों के खिलाफ था। डिजरायली के अनुसार यह राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि कहीं न कहीं इसमें राष्ट्रीयता थी, और वो राष्ट्रीयता इतनी घर कर गए, ठीक है, कि वह विद्रोह एक तरह से साजिश के रूप में हो गया। ठीक है, और इसका परिणाम भी देखा गया कि 1857-58 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो उसमें भारत की जनताओं ने यह स्वीकार किया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश सम्राट का रैयत बनना स्वीकार करेंगे। ठीक है, एक और विद्वान थे जिसके बारे में जेम्स आउटरम ने कहा। जेम्स आउटरम ने कहा कि यह विद्रोह एक साजिश था, जो हिंदू और मुसलमानों के द्वारा ईसाइयों के प्रति एक षड्यंत्र था। कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र था, हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम, आउटरम
के अनुसार जेम्स ऑटरम ने क्या कहा, ठीक है, यह भारत में हिंदू हिंदू और मुस्लिमों हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। क्या था? एक कॉन्स्पेरेसी था, षड्यंत्र था। दोनों का एक षड्यंत्र था, जो कह सकते हैं एक ऐसा षड्यंत्र था जो सफल भी हुआ, लेकिन आंशिक रूप से मुस्लिम समाज जो थे इस विद्रोह में खुल करके शामिल नहीं हुआ था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है, षड्यंत्र था जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध माना गया। तो कम से कम ये तो जेम्स ऑटरम ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो षड्यंत्र था वह क्यों किया गया था। यह इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेजी सरकार को भगाना था, समाप्त करना था। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने कहा यह विद्रोह एक तरह से विवादित स्वरूप पर आधारित था, फिर भी इसका कहीं न कहीं भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने के लिए, समाप्ति के लिए ही चलाया गया था। इसलिए इसका एक ही मकसद होगा, ठीक है, कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो निश्चित तौर पर उसका उद्देश्य क्या था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को हटाना। इसलिए यह सिपाही विद्रोह ही कहना उचित होगा, क्योंकि सिपाहियों ने ही इसे चलाया था और यह राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इससे सवाल जब भी आपको पूछा जाएगा कि रेफरेंस होगा, और रेफरेंस वो होगा जो इस साइड में, जैसे डिजरायली ने क्या कहा वो आपको याद रखना है, रामविलास शर्मा ने क्या कहा वो याद रखना है, ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा वो याद रखना है, और पी रॉबर्टसन ने 1857 के विद्रोह को वनले सिपाही विद्रोह कहा। और सिपाही विद्रोह इसलिए कहा क्योंकि इसमें सिपाहियों ने शामिल हुआ था और चर्बी युक्त कारतूस का जिक्र किया गया। एक और विद्वान थे, काफी इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने ये कहा कि यह एक ईसाइयों के खिलाफ साजिश था, जिसमें LR रीज ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। LR रीज, इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 8वां नंबर में LR रीज, इन्होंने कहा इसके अनुसार यह विद्रोह मात्र ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है, एक धर्म युद्ध था। तो निश्चित तौर पर अभी हम लोग क्या देखें कि अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इस विद्रोह का नेचर क्या था। तो निश्चित तौर पर पहला नेचर था विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने कहा कि भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। RC मजूमदार ने जस्ट उसका उल्टा किया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। पी रॉबर्टसन ने कहा यह सिपाही विद्रोह था, जिसका, ठीक है, पी रॉबर्टसन का जॉन लॉरेंस ने समर्थन किया, और जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह विद्रोह भी एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है, अगले पेज में हमने देखा यहाँ पर ईश्वरी प्रसाद ने कहा यह विद्रोह एक स्वतंत्रता संग्राम था। रामविलास शर्मा ने कहा यह विद्रोह एक जन क्रांति थी। डिजरायली ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। जेम्स ऑटरम ने कहा यह विद्रोह भारत में हिंदू और मुसलमानों के का एक षड्यंत्र था जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थी। ठीक है, और RL रीज के अनुसार यह विद्रोह मात्र एक ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था।
ठीक है। तो धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, समाज के बारे में इस विद्रोह की चर्चा किया गया था। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं वो क्या है हमारा, तो देखिए यहां पर हमने जो आपको दिखाया, यहां पर जो हमने आपको दिखाया कि वह सब सारे विद्रोह के नेताओं को हमने दिखाया यहां पर, ठीक है। यहाँ पर जो अब विस्तार के बाद, ठीक है, अब नेचर के बाद यहाँ पर विस्तार को देखेंगे। इस विस्तार में आप देखिए यह विद्रोह शुरुआत तो मंगल पांडे ने यहाँ पर बैरकपुर से किया, और निश्चित तौर पर यह क्या था, विस्तार का क्षेत्र था, विस्तार था, ठीक है। तो कहां पर विस्तार नहीं हुआ इस विद्रोह का, तो इस क्षेत्र में दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के खास करके पश्चिमी उत्तर भारत में, जहां पर राजस्थान का क्षेत्र था, उत्तरी भारत में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, गुजरात था, पूर्वोत्तर भारत में जो असम का, मेघालय का क्षेत्र था, इस सब में फैला नहीं, बल्कि ये ब्लॉक वाला भाग जो था वो हम लोग ने देखा कि इस विद्रोह का प्रचार हुआ था। अगले हम टॉपिक यहाँ पर जो है एक्सपेंशन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और आज हम लोग सिर्फ नेचर को देखा और अगले क्लास में एक्सपेंशन को देखेंगे। तो ओके, आज का बस यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्टडी को जारी रखेंगे और 1857 के संबंध में जो शेष रेफरेंस घटनाएं हैं उसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।